कुसुम अपने छोटे से घर में अकेली रहा करती थी। कुसुम का बेटा नीरज शहर पढ़ाई करने के लिए गया था और वहीं शादी करके शिफ्ट हो जाता है। नीरज की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर अब तक नीरज अपनी बीवी को लेकर गांव नहीं आया था। ऐसे ही एक दिन कुसुम कुछ औरतों के साथ नहाने के लिए नदी के पास जाती है। अरे कुसुम बहन, सच में तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही मतलबी है। शहर पढ़ने के लिए गया है और वहीं घर बसा लिया। अरे गलती तो मेरी ही थी ना बहना, जो मैंने उस पर विश्वास किया। अरे शहर जाने दिया। मैं बता देती हूँ तुम्हें कि तुम ऐसी गलती मत करना। अगर अपने बच्चे अपने पास रहें तो ज्यादा अच्छा होता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कुसुम बहन। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने बच्चों को गांव से एक कदम भी बाहर नहीं रखने दूंगी। वैसे तुम्हारी नीरज को तुम्हारी याद नहीं आती क्या? शादी के 2 साल हो गए, अब तक अपनी जोरू को लेकर गाँव नहीं आया। वो तुमसे बातचीत करता भी है या नहीं? जब जरूरत होती है तो अपनी माँ की याद आ जाती है उसे। वैसे कुसुम बहन, सच सच बताना, तुमने अपनी बहू को देखा कि नहीं? अरे बहन, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे हमारी आंखों में कोई दूरबीन लगा है क्या, जो हम यहाँ बैठे बैठे अपनी बहू को देख पाएंगे? अरे हमारा एक ये फोन है जो कि पूरा का पूरा डब्बा है, सही से बात भी नहीं हो पाती। ऊपर से तुम बहू को देखने की बात कर रही हो। अरे हमारा तो खुद जी करता है कि हम अपनी बहू को देखें, लेकिन क्या करें, तरसते रह जाते हैं हम तो। इस तरह से कुसुम बात करते हुए औरतों के साथ नदी पर जाती है और नहाकर घर आती है। घर आते ही उसका फोन बजता है और कुसुम फोन उठाते ही अपने बेटे से बोलती है, नीरज बेटा, तुम्हारी सारी बात सही है, लेकिन तुम भी हमारी एक बात सुन लो। माँ, आप मुझे कुछ भी कह दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस मुझे रवीना से अलग होने के लिए मत कहना। मैं रवीना के बिना जी नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम जानते हैं लल्ला कि तू अपने जोरू से हद से ज्यादा प्यार करता है, तभी तो आज तक अपनी जोरू को अपने गांव में नहीं लेकर आया। तू यही सोचता होगा कि माँ तुझे तेरी जोरू से अलग ना कर दे। अपनी माँ की बातें सुनकर नीरज चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ देर बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, अब जब ये ताना ही दे दिया है तो बहुत जल्द मैं तुम्हारी बहू को लेकर गाँव आऊंगा। अब जैसे ही कुसुम को पता चलता है कि नीरज उसकी बहू रवीना के साथ बहुत जल्द गांव आने वाला है, तो कुसुम की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता और वो पूरे गांव में शोर मचा देती है। अरे सुनते हो गांव वालों, बहुत जल्द मेरा बेटा मेरी बहू को लेकर गांव आने वाला है। फिर तुम सब लोग मेरे घर आना मेरी बहू को देखने के लिए। अरे कुसुम बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो ये बताओ, जब तुम्हारी बहू शहर से आएगी तो तुम अपनी बहू को नदी पर हमारे साथ नहलाने के लिए ले जाओगी? अरे तुम सब हमारी बहू को पापी समझते हो क्या? अब गांव में आ गई है तो नहाएगी नहीं क्या? और गांव में हम सबका एक ही अड्डा है नहाने का, वो है नदी। मेरी बहू भी वहीं नहाएगी। इस तरह से कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और आखिरकार कुसुम का इंतजार खत्म होता है और नीरज अपनी बीवी रवीना के साथ अपने गाँव आता है। लो, आ गए मेरे बहू बेटे। इस पगले को हमेशा यही लगता है कि मैं अपनी बहू को नहीं अपनाऊंगी कभी। अरे जिसकी बहू इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी हो, भला वो कैसे मना कर पाएगी? माँ, हम लोग बहुत थक गए हैं, क्या हम थोड़ी देर आराम कर लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तेरे नहाने के लिए बाल्टी में पानी भर दिया है, तू जाकर नलके पे ही नहा ले। और बहू रानी, तुम अपना कपड़ा निकाल कर मेरे साथ ही चलो, हम दोनों नदी में नहाएंगे। नहाने से तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। क्या मुझे आप लोग के साथ नदी पर जाना होगा नहाने के लिए? अरे नदी में नहाने नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? चलो हमारे साथ, इसी बहाने हम तुम्हें गाँव भी दिखा देंगे और अपनी जमीन भी। अब रवीना के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी सास के साथ अपने कपड़े लेकर नदी पर नहाने के लिए चली जाती है। नदी में नहाने के बाद रवीना को बहुत मजा आता है और वो घर आते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, सच में नदी में नहाकर तो मजा ही आ गया। अच्छा माँ जी, क्या हम कल भी यहीं नहाने आएंगे? अरे बहू, गांव की सारी औरतें यहीं आती है नहाने के लिए। वैसे बहू, शहर में भी ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं क्या? कहाँ माँ जी, शहर में इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ कहाँ हैं? शहर में तो स्विमिंग पूल है। वैसे माँ जी, मुझे गांव में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर मुझे इतनी बड़ी नदी जो मिली जहाँ मैं आराम से तैर सकती हूँ। गांव में आते ही रवीना भी गांव की औरतों के साथ घुल मिल चुकी थी, जिस वजह से अब रवीना हमेशा अपनी सास के साथ नदी पर जाकर नहाया करती। पर अपनी माँ और बीवी को इस तरह से नदी में नहाने के लिए जाता हुआ देखकर नीरज को अच्छा नहीं लगता और एक रात वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं क्या सोच रहा था, जहाँ नलका है वहीं छोटा सा एक बाथरूम बनवा दूं।
ताकि आप और रवीना उसमें नहा सको। फिर आप दोनों को नदी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज, हमें बाथरूम की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे माँ जी के साथ नदी में जाकर नहाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ नीरज बेटा, बहू रानी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम तो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे नदी में ही नहाते रह गए। अब बचपन से बुढ़ापा आ चुका है हमें, और अब तो हमें ये 4 दीवारी का कमरा पकड़ा रहा है नहाने के लिए। आप लोगों को नदी पर जाकर नहाना अच्छा लगता होगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को इस तरह से खुले में नहाता हुआ देखकर आप दोनों नहीं जानते, जब आप दोनों नहा रहे होते हैं तो न जाने कितने पराये मर्दों की नजरें आप दोनों पर रहती हैं। इस तरह से नीरज नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन से बाथरूम बनवाने की तैयारी करने लगता है। पर अब भी रवीना और कुसुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और नीरज के मना करने के बाद भी नदी पर ही नहाने के लिए जाती। मैंने आप दोनों को मना किया था ना नदी पर जाने से। मैंने बाथरूम बनवा दिया है ना। नीरज, तुम बेकार ही नाराज हो रहे हो। बस कुछ ही दिन की और बात है, उसके बाद हम माँ जी के साथ शहर चले जाएंगे। फिर कहाँ मौका मिलेगा मुझे नदी में नहाने का। रवीना, तुम इस गांव में पहली बार आई हो। तुम नहीं जानती यहाँ के लोगों को इन कुछ दिनों में बड़ा हादसा भी हो सकता है। अगर तुम चाहती हो कि कोई बड़ा हादसा ना हो तो कल से ना तुम नदी पर नहीं नहाने जाओगी और ना ही माँ को जाने दोगी। इसलिए मैंने जो बाथरूम बनवाया है, कल से आप दोनों उसी में जाओगी। नीरज का गुस्सा देखकर रवीना की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद रवीना अगले दिन से नदी पर नहाना बंद कर देती है। साथ ही अपनी सास को भी बाथरूम में नहाने की हिदायत देती है। माँ जी, छोड़ दो ना जिद। अब जब उन्होंने बाथरूम बनवाई दिया है तो इसमें ही नहा लेते हैं। अब कुसुम भी रवीना की बात मान जाती है और वो दोनों नदी पर जाना बंद कर देती है। बहुत जल्द नीरज सारा काम खत्म करके अपनी माँ और बीवी को अपने साथ शहर ले जाता है और वहीं पर रहने लगता है। सुधा अपने 2 बेटे विनीत, विक्रम और बहू आंचल के साथ रहा करती थी। विनीत और आंचल काफी मेहनती थे। वो दोनों खेती बाड़ी करके घर चलाया करते थे, लेकिन विक्रम एक नंबर का कामचोर था जो काम नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन, देवर जी, मैं आपकी भाभी हूँ, मुझे भी आपकी चिंता सताती है, इसीलिए कहती हूँ कि आप काम कर लीजिए। जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे ना, तब तक आपसे कोई लड़की भी शादी नहीं करेगी। और अब तो आपकी उम्र हो चली है, मुझे भी इस घर में देवरानी की जरूरत है। भाभी, आप बातों को इतना गोल गोल क्यों घुमाती हो? साफ साफ कहो ना कि आपको देवरानी नहीं नौकरानी चाहिए। जैसे ही देवरानी आएगी आप सारे काम करना छोड़ दोगी और मेरी बीवी से काम करवाओगी। विक्रम, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आंचल बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर कब तक तो पूरे दिन घर पर बैठा रहेगा? किसी और के लिए ना सही, मेरे लिए ही सही, पर कोई नौकरी तो कर ले। माँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम देखने जा रहा हूँ ताकि मेरी कमाई के पैसों से तुम्हारा सही से इलाज हो सके, वरना भैया भाभी के कहने पर तो मैं घर से हिलता भी नहीं। इतना बोलकर विक्रम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विक्रम दूसरे शहर में जाकर एक नौकरी देखता है और उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल भी जाती है। अब विक्रम अपने भैया भाभी से ज्यादा कमाई कर रहा था। ये सब देखकर आंचल के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन अपनी बहन दिव्या की शादी अपने देवर से करवाने की सोच लेती है। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, अब तो देवर जी अच्छा कमा रहे हैं, क्यों ना उनकी शादी करवा दी जाए। वैसे भी उनकी शादी की उम्र हो गई है। बहू, उसकी शादी तो करवा दूं, पर तू जानती है ना, विक्रम अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी का नाम सुनते ही वो किस तरह से मुंह बना लेता है। माँ जी, आप देवर जी की शादी मेरी बहन दिव्या से करवा दीजिए। देखना, जैसे ही देवर जी को पता चलेगा कि उनका रिश्ता मैंने अपनी छोटी बहन दिव्या से किया है, वो हंसते हंसते शादी के लिए राजी हो जाएंगे। आंचल के कहने पर सुधा उसकी बात मान जाती है। पर ये क्या, शाम को जब विक्रम घर आता है तो आज वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ परी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसके मांग में सिंदूर था। माँ जी, ये देखिए, देवर जी न जाने अपने साथ किस औरत को उठा लाए। भाभी, जबान संभाल कर बात कीजिए। आप जिस लड़की के बारे में इस तरह से बोल रही हैं, वो इस घर की बहू है, यानी कि पत्नी है वो मेरी। सुधा अपने कमरे से बाहर निकलती ही है कि उसके कानों में विक्रम की आवाज आती है और उसे जैसे ही पता चलता है कि विक्रम ने बिना किसी को बताए और पूछे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो विक्रम से कहती है, विक्रम बेटा, ऐसा भी क्या हो गया था कि बिना कुछ बताए और सोचे तूने इस लड़की को इस घर की बहू बना ली? माँ, आप जानती है ना मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता, पर मैं क्या करूँ, मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। आज जब मैं काम करने के लिए दूसरे शहर जा रहा था। फ्लैशबैक। कोई है इस जंगल में, कोई मेरी सहायता करो, मुझे इन गुंडों से बचाओ।
ये लड़की कौन है जो मदद की गुहार लगा रही है? इतना बोलकर विक्रम जंगल में जाता है, जहाँ वो एक लड़की को छुपा हुआ पाता है। क्या वो तुम हो जो मदद की गुहार लगा रही हो? हाँ, मुझे बचा लीजिए। मेरा नाम परी है और ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऋषि मुनि ने मेरी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दिया है कि आने वाली पूर्णिमा की रात को मेरे बाल सोने के हो जाएंगे। बस इसीलिए ये लोग मुझसे विवाह करना चाहते हैं, ताकि मुझसे शादी करके मेरे बाल तोड़कर उन्हें ये बेच सके और अमीर हो सके। पर मेरी शादी किसी और से हो गई, तब इन गुंडों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, तो ये लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम नेक इंसान लगते हो, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। तुम फिक्र मत करो, अब ऐसा नहीं होगा। विक्रम उस लड़की की जान बचाने के लिए अपना हाथ काट कर अपने खून से उसकी मांग भर देता है और उससे शादी कर लेता है और उन गुंडों से बोलता है, खबरदार, अगर तुम में से कोई आगे आया तो अब ये लड़की अकेली नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी की और किसी ने भी नजर उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। परी की भरी मांग देखकर ना चाहते हुए भी उन गुंडों को वहाँ से भागना पड़ता है। फ्लैशबैक आउट। और आज पूर्णिमा की रात है, इसलिए परी के बाल सोने के हो चुके हैं। क्या इसका मतलब परी के बाल सच में सोने के हैं? ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया देवर जी। अब हम परी के कुछ बाल बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। देख लिया माँ, आपने भाभी का लालच। मैं कहता था ना, भाभी को हमसे प्यार नहीं है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब भैया भाभी के साथ इस घर में नहीं रहेंगे, बल्कि हम दूसरे शहर में रहेंगे। विक्रम जी, आप बेकार ही भाभी पर गुस्सा हो रहे। भाभी सिर्फ हमारी गरीबी तो दूर करना चाहती है, पर भाभी मैं अपने बाल को काट कर उन्हें नहीं बेच सकती। ये मुझे ऋषि मुनि द्वारा आशीर्वाद में मिले हैं। देवर जी, आप मुझ पर नाराज होना बंद कर दीजिए। मैं इतना सारा सोना अपनी देवरानी के सर में देखकर थोड़ा बहक गई थी। अब आप भूले मत, अगर मैं इतनी ही लालची होती तो उस समय मैं आपको और माँ जी को छोड़कर विनीत जी के साथ चली जाती, जब आप लोग कोई काम नहीं कर रहे थे। इतना बोलकर आंचल वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर हर समय आंचल की नजर परी के सुनहरे बालों पर ही रहती। और एक दिन, परी, तुम जब से यहाँ आई हो मैंने देखा है ना तो तुम अपने बालों को धोती हो और ना ही इन पर कंघी करती हो। क्या तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारे बाल ना झड़ने लगे? भाभी, शायद आप भूल गई हैं, मेरे बाल पहले साधारण थे, पर ऋषि मुनि मेरे सेवा भाव से खुश होकर उन्होंने मुझे सुनहरे बालों का आशीर्वाद दिया था। बस इसीलिए मुझे अपने बालों को कभी ना धोने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इन्हें कभी संवारने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे बाल सोने के हैं, इसीलिए हमेशा एक जैसे रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। अच्छा, तो ये बात है। वैसे परी, सच में अगर तुम्हारा बाल कोई तोड़ेगा तो वो टूट जाएंगे और तुम्हारे बालों को बेचकर अमीर हो जाएंगे। क्या सच में तुम्हारे बाल हाँ भाभी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। इसके बाद आंचल परी के बाल तोड़ने के लिए तरकीबन लगाती रहती। ये कलमोही अपने बाल में कभी कंघी नहीं करती, अब कैसे इसके बाल चोरी करूं? एक काम करती हूँ, रात को जब ये सो रही होगी तो चुपके से उसके बाल काट लूंगी, तुरंत जाकर बालों को बेच दूंगी, इससे फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। इतना सोचकर रात में कैंची लेकर आंचल परी के कमरे में जाती है और जैसे ही उसके बाल काटने जाती है कि विक्रम की आंख खुल जाती है और वह अपनी भाभी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद विक्रम अपनी माँ को बुलाकर उनसे बोलता है, माँ देखो, भाभी का लालच। और परी, तुम भाभी को एक और मौका देना चाहती थी ना, देख लिया भाभी को एक और मौका देकर। मैं भाभी के रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें और माँ को लेकर यहाँ से अभी इसी वक्त चला जाऊंगा। हाँ, जाना है तो जाओ, धमकी किसे दे रहे हो? कौन सा तुम्हारी बीवी के सोने के बालों से हमें कोई फायदा हो रहा है? अरे चलता फिरता हमारे घर में सोना है, पर फिर भी तुम माँ बेटी गरीबी की जिंदगी काट रहे हो। बस बहू, बहुत हो गया, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी। विक्रम बेटा, तेरा फैसला बिल्कुल सही है, चल अभी के अभी ये घर छोड़कर चलते हैं। अब विक्रम बिना समय गवाए अपनी बीवी और माँ के साथ दूसरे शहर में जाकर रहने लगता है। ये कहानी बंगाल में बसे एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक व्यक्ति दूसरी शादी करके अपनी बीवी के साथ घर में आता है। जहां उसकी दूसरी बीवी ममता अपनी सौतन की तस्वीर देखकर अपने पति रमेश से बोलती है, ये तुम्हारी पहली पत्नी है ना? हाँ, ये मेरी पहली पत्नी लता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। जब ये इस दुनिया में रही नहीं तो इसकी तस्वीर घर में क्या कर रही है? इस तस्वीर को अभी यहाँ से हटा दो और साथ ही अपनी पहली बीवी यानी कि मेरी सौतन की सारी चीजें भी हटा दो जो इस घर से जुड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, बस मैं अभी हटा देता हूँ।
इतना बोलकर रमेश अपनी पहली बीवी की तस्वीर दीवार से हटाने लगता है। तभी वहाँ उसकी पहली बीवी लता की आत्मा आ जाती है, जो कि एक चुड़ैल बन चुकी थी। ये सब देखकर लता को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से बोलती है, कैसा आदमी है ये, मेरे जाते ही इसने दूसरी शादी कर ली। इस औरत को घर में आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ कि इसके कहने पर इन्होंने इस घर से मेरी तस्वीर और यादों को हटाना भी शुरू कर दिया। आखिर हटाएगा भी क्यों नहीं, मैं काली और बदसूरत जो थी, इससे मुझसे प्यार ही कहाँ था। इतना बोलकर चुड़ैल दुखी हो जाती है और अपने पति को ममता के साथ खुश देखती है। कुछ देर बाद रमेश बाहर से खाना ऑर्डर करता है। ममता को बुलाकर उसे सरप्राइज देते हुए उसे बोलता है, मुझे तुम्हारे घर वालों ने बताया था कि तुम्हें मच्छी चावल बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तकलीफ न देकर तुम्हारे लिए आज बाहर से ही कुछ खाना मंगवा लूं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मुझे आपका ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। हे भगवान, आज तो मैं बहुत खुश हूँ रमेश जी को अपने पति के रूप में पाकर। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास। जल्दी बताओ कौन सा सरप्राइज है। हम दोनों कल शाम को एक साथ मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी देखकर जब घर आएंगे तब रास्ते में ही बाहर डिनर कर लेंगे। ये सब कुछ रमेश की पहली बीवी लता सुन रही होती है। रमेश का इतना बदला व्यवहार देखकर लता खुद से बोलती है, मुझे तो आज तक कभी बाहर नहीं लेके गया। मैंने इससे कितना प्यार किया, दिन रात इसकी सेवा की, पर इसको इतनी तलब थी, मेरे जाते ही उसने कुछ महीनों में दूसरी शादी भी कर ली। कोई बात नहीं रमेश बाबू, अपनी दूसरी बीवी के साथ मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। जब तक मेरी आत्मा भटकेगी और मैं अशांत रहूंगी, तब तक तुम्हारी जिंदगी में भी शांति नहीं आएगी। इतना बोलकर चुड़ैल ममता की थाल में पड़ी मछली में अपना जादू कर देती है। अब जैसे ही ममता उस मछली को खाती है, उसके मुंह चिपक जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाती। कुछ देर बाद काफी कोशिश करने के बाद ममता का मुंह खुलता है। अब वो खाना छोड़कर सोने के लिए जाती है। अगले दिन रमेश ममता को मूवी दिखा कर लाता है। मूवी देखकर आने के बाद ममता बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। ममता को इतना थका देख रमेश ममता से बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा थक गई हो। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं बिस्तर लगा देता हूँ। इतना बोलकर ममता फ्रेश होकर आती है और दोनों सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं। तभी ममता के जहन में एक सवाल उठता है और वो रमेश से बोलती है, वैसे तुम्हारी पहली बीवी की मौत कैसे हुई और उसका व्यवहार कैसा था। ममता का सवाल सुनकर रमेश थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और खुद से बोलता है, अगर मैंने इसके सामने ममता की तारीफ की कि वो कितनी अच्छी थी, तो इसे बुरा लगेगा। आखिर है तो लता इसकी सौतन ही ना। एक काम करता हूँ, इसके सामने लता की बुराई कर देता हूँ। इससे इसका प्यार मेरे लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर लता की तरह ये भी मेरा ख्याल रखेगी। किस सोच में डूब गए। तुम नहीं जानती, पर उसके साथ मैं बिल्कुल खुश नहीं था। वो मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और अगर कभी मैं उसका कोई काम नहीं कर पाता था तो वो मुझे झाड़ू और बेलन से मारा करती थी। पर फिर भी मैंने उसे बहुत प्यार किया, हमेशा बाहर घुमाने ले जाता था। उसको मेरे साथ कहीं जाना पसंद ही नहीं था, पर भगवान की मर्जी भी यही थी कि मेरी जिंदगी में तुम आओ और मेरी जिंदगी को सुखी बनाओ। इसलिए एक बीमारी से उसकी मौत हो गई। रमेश की बात सुनकर चुड़ैल को फिर गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, दूसरी बीवी के आते ही खुद उसका नौकर बन गया और उससे मेरे बारे में झूठ बोलता है कि मैं उसे मारा करती थी, मैं इससे घर के काम करवाया करती थी। अब बताती हूँ इसे। इस तरह से चुड़ैल रमेश को रास्ते पर लाने के लिए एक प्लान बनाती है और सुबह होने से पहले ममता के शरीर में प्रवेश करती है। सुबह जब रमेश ममता को उठाता है तो लता, जो कि ममता के शरीर में थी, वो उठती है और रमेश पर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है, मैं इस घर में रानी बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं जो सुबह जल्दी उठकर घर के काम करूँ और तुम्हारा खाना बनाऊँ। चुपचाप से तुम घर के सारे काम करके जाओ, मैं अभी और सोऊंगी। और हाँ, शाम को आने के बाद मेरे साथ मूवी देखने चलना। क्या हुआ है तुम्हें? ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो? होश में हो या मैं होश में लाऊं तुम्हें? अब तुम मुझे होश में लाएगा, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोलकर ममता झाड़ू उठाती है और रमेश की पिटाई करने लगती है। रमेश अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग जाता है और एक नदी किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ वो साधु को देखता है और साधु के पास जाकर उसे बताता है, जिसके बाद साधु हंसते हुए रमेश से बोलता है,
ये सब कुछ तुम्हारी पहली पत्नी लता कर रही है। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। उसके मरने के कुछ ही महीनों बाद तुमने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी की तो की, पर तुमने उससे उसका घर, उससे उसका हक भी छीन लिया। यहाँ तक कि उसके घर से ही उसकी सारी यादें भी छीन ली और अपनी दूसरी बीवी के सामने उसकी झूठी बुराई करी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें शांति से अपनी जिंदगी जीने को मिल जाए और लता को मुक्ति मिल जाए, तो तुम्हें अपनी दूसरी बीवी को सब सच सच बताना होगा। साथ ही लता की यादों को भी उस घर में संजोगना होगा, ताकि लता की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और वो तुम्हें शांति से जीने दे। बाबा, आपका धन्यवाद जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी घर जाकर अपनी पहली धर्म पत्नी से माफी मांग लूंगा और ममता को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब रमेश घर आता है और लता की तस्वीर को उसी जगह पर वापस टांग देता है। साथ ही लता की यादें, उसके कपड़े, उसके गहने, सब कुछ घर में एक बार फिर से उसी जगह पर रख देता है जहाँ पर वो रखे हुए थे। ये सब देखकर ममता को बुरा लगता है और ममता रमेश से बोलती है, आपने फिर मेरी सौतन की तस्वीर यहाँ लगा दी? हाँ ममता, क्योंकि मैं अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही उससे भी करता हूँ। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैंने कुछ गलती जरूर की है, पर मैं उन गलतियों को अब सुधारना चाहता हूँ। मेरी पहली पत्नी बहुत अच्छी थी। ऐसी पत्नी शायद ही किसी को मिलती है। उसने मुझसे बहुत प्यार किया, पर मैंने उसकी कभी कद्र नहीं करी। इसलिए मैं वो सारा प्यार तुम्हें दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें कभी मेरे प्यार की कमी ना हो। और मुझे मालूम है लता, तुम इसी घर में हो और मेरी बातें सुन रही हो। मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखो, अब तुम्हारी यादें और तुम इसी घर में हो। बस मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया रमेश। अब तुम अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो और हमेशा खुश रहना। मुझे नहीं पता था कि लता दीदी इतनी अच्छी है। अब इस घर में लता दीदी का भी उतना ही हक रहेगा जितना कि मेरा। अब चलो हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लता की आत्मा वहाँ से चली जाती है और रमेश अपनी दूसरी पत्नी के साथ शांति से अपनी जिंदगी जीने लगता है।